हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन टीच अशोक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे डेली जो है हिस्ट्री कर रहे हैं। सो कंप्लीट हिस्ट्री करने से पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं सभी मेन टॉपिक्स का। जैसा कि आप लोग को पता है, यूपीएससी प्री का पेपर जो है नज़दीक है। सो एक बार पहले हम लोग मेन टॉपिक कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब हिस्ट्री डिटेल में मैप के साथ पढ़ेंगे तब हम लोग को और भी समझ में आ जाएगा। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत आने वाले विदेशी यात्री। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से 3 वीडियो ऑथर्स एंड दियर बुक्स पे था और चौथा वीडियो जो हमारा चौथा वीडियो था वो मुग़ल काल के उच्च अधिकारियों के ऊपर था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि यूपीएससी प्री पेपर में उसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज हम लोग, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, तो आज हम लोग भारत आने वाले विदेशी यात्री जितने थे पूरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन मेन जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं सब से 1-2 बार क्वेश्चन आया है। जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखा तो उसमें से मैंने ये सब मतलब कि यात्रियों को पिक कर लिया कि ये यात्री जो है इन सबको 1 से 2 बार पूछा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारे पहले विदेशी यात्री हैं वो हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जियोग्राफिका। तो जो ये स्ट्रैबो थे ये यूनानी अर्थात सिकंदर के साथ, मतलब कि सिकंदर के साथ जितने आए थे उनमें से एक ये भी थे, स्ट्रैबो। तो इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका इनकी पुस्तक का नाम है। पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में यही पूछ लेता है कि जियोग्राफिका पुस्तक जो है ये किसकी है। तो ये स्ट्रैबो की, तो स्ट्रैबो की है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, तो ये भाई आए थे हमारे सिकंदर के शासनकाल में। तो इन्होंने मौर्य काल के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। उन्होंने मौर्य काल के बारे में ये लिखा है कि नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार होता था। अर्थात जो मौर्य का प्रशासन था उसमें जो नावें निर्माण की जाती थी उस पर केवल राज्य का एकाधिकार होता था, कि अर्थात केवल राज्य की मोनोपोली होती थी उस नावों को निर्माण करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग पता है कि नावों के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार होता था मौर्य काल में। और इनकी पुस्तक से क्या पता चलता है कि जो हस्तशिल्पियों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा है हस्तशिल्पी के अगर आँख और हाथ को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसके लिए सीधा मृत्युदंड था। उसके लिए सीधा क्या था? मृत्युदंड था। तो आप लोग हस्तशिल्पियों की कीमत इससे समझ सकते हैं कि अगर कोई उनकी आँख या हाथ को नुकसान किसी भी तरह से पहुंचाएगा तो उसके लिए सीधे मृत्युदंड है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये हमारे पहले हो गए स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो में देखिए 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। स्ट्रैबो की पुस्तक का नाम जियोग्राफिका था। इन्होंने बताया कि नावों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार होता था। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि नावों के निर्माण पर राज्य का एक अधिकार होता था, यह किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स में 1-2 बार आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पुट कर दिया है। हस्तशिल्पी के आँख और हाथ को नुकसान पहुँचाने पर सीधे मृत्युदंड का प्रावधान था। तो आप लोग को पता है कि हस्तशिल्पी की कितनी मतलब ज़्यादा वैल्यू रही होगी अगर उनके आँख और हाथ को नुकसान पहुंचाने से सीधे मृत्युदंड दे दिए जाए। सो आप लोग स्ट्रैबो के बारे में हो गया। अब अपना जो अगले विदेशी यात्री हैं वो हैं फाहियान भाई साहब हैं हमारे। इनका जो असली नाम था, पहले ये जानिए, इनका असली नाम फाहियान था ही नहीं। इनका असली नाम कुग था, कुग। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात जो गुप्त डायनेस्टी चली थी उसमें जो राजा थे एक चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके शासनकाल में ये भारत आए थे फाहियान। और ये फाहियान जो इसका अर्थ होता है, ये इनका धार्मिक नाम था। अर्थात जो कुग थे, कुग का धार्मिक नाम था क्या? कुग का धार्मिक नाम था फाहियान। और फाहियान का वास्तविक अर्थ होता है धर्म प्रकाश। आप लोग ये याद रखिएगा कि
फाहियान का वास्तविक नाम कुग था और ये कुग का जो धार्मिक नाम था वो था फाहियान, और फाहियान का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। फाहियान का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। सो देखिए इन्होंने क्या लिखा है अपनी पुस्तक में, तो देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है फाहियान के अनुसार, मैंने यहाँ पे पुस्तक का नाम नहीं डाला है, जिनकी जिनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है उन्हीं को केवल लिखा है। तो इनके अनुसार जो गुप्त काल था, गुप्त काल में वस्तु विनिमय कौड़ियों के माध्यम से हो जाती थी, कौड़ियों के माध्यम से होती थी। ये फाहियान भैया जो थे ये 7 वर्ष भारत में रहे थे, जिसमें से 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में इन्होंने संस्कृत सीखा था, संस्कृत सीखने में व्यतीत कर दिया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही गया कि पाटलिपुत्र में संस्कृत किस विदेशी यात्री ने रुक के सीखा था, तो आप लोग का आंसर सीधे हो जाएगा फाहियान, सीधे फाहियान हो जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। फाहियान, इनका असली नाम कुग था, कुग का धार्मिक नाम फाहियान रखा गया था। फाहियान का अर्थ होता है धर्म प्रकाश। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वस्तु विनिमय कौड़ियों के माध्यम से थी। 7 वर्ष तक भारत में रहे थे ये, जिनमें से 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में इन्होंने पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत सीखने में व्यतीत कर दिया था। तो चलिए हमारे जो अगले भैया हैं वो हैं इत्सिंग भैया। इत्सिंग आए थे, तो इत्सिंग आए थे तो ये हर्षवर्धन के पहले, अगर आप लोग 600 लें, 600 BC के आसपास, 600 ईस्वी में, 600 ईस्वी के आसपास लें तो ये हर्षवर्धन के समय आए थे। हर्षवर्धन के समय ये आ गए थे, हर्षवर्धन के समय या उसके पहले ही, गुप्त साम्राज्य में ही लगभग समझिए इनको। तो इन्होंने क्या किया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, जो बौद्ध धर्म है अपना, ये जो अपना बौद्ध धर्म है, ये जो हमारे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है ना, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग इनके टॉपिक में भी डिटेल में चलेंगे कि इस पिटक में क्या लिखा है, इस पिटक में क्या है, इस पिटक में क्या है। तो इत्सिंग ने बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की, इसकी 400 प्रतियाँ जो है, इनकी 400 प्रतियाँ अपने साथ ले गए थे, और जिनमें से 40 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। और इन 40 ग्रंथों का एक जापानी विद्वान थे तककुशु, उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और उस जो इंग्लिश में ट्रांसलेट था उस बुक का नाम था ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, यहाँ से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इत्सिंग, इन्होंने क्या काम किया, जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसकी जो 400 प्रतियाँ ले गए थे, उनमें से केवल 40 ग्रंथों का ही चीनी भाषा में अनुवाद हुआ, और जिसका जापानी विद्वान तककुशु ने इंग्लिश में अनुवाद किया, उस पुस्तक का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोगों ने पहले स्ट्रैबो के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने फाहियान के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने इत्सिंग के विषय में पढ़ा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इन लोगों के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना निश्चित ही है, इनसे एक क्वेश्चन आना निश्चित ही है। फिर देखिए जो हमारे अगले विदेशी यात्री थे, उनका नाम था अलबरूनी भैया। अलबरूनी भैया, ये इनकी एक पुस्तक है तहकीक ए हिंद। इनके बारे में क्या जानने लायक है, ये भारत आने वाले प्रमुख अरब यात्री थे। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था, सोमनाथ पर आक्रमण उसने इतने में, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो वो जी शायद 1024 ही था, 24 था या 27 था, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो वैसे ये 1024 में भारत आ चुके थे। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तो ये उनके साथ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या कहा है कि ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट थी, मतलब कि किसी भी कृत्य पे ब्राह्मणों को मृत्युदंड से छूट थी, और अगर ब्राह्मणों को मैक्सिमम अगर कोई सजा दी जा सकती थी तो वो केवल और केवल देश निष्कासन था, अर्थात ब्राह्मणों के बहुत जो है यहाँ पे आदर सत्कार था। तो ब्राह्मणों को क्या मैक्सिमम अगर कोई सजा दी जाती है वो क्या था, देश निष्कासन, इससे ज़्यादा कोई सजा नहीं दी सकती थी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ब्राह्मणों की हत्या करना महानतम अपराध था जिसे वज्र हत्या, ये आप लोगों एग्जाम में पूछा गया था कि यूपीएससी में है कि वज्र हत्या निम्नलिखित में से क्या है, फिर 3-4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मण की हत्या करना महानतम अपराध था जिसे वज्र हत्या के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा अलबरूनी को भी, हम लोगों ने इसके पहले स्ट्रैबो पढ़ा, स्ट्रैबो के बाद हम लोगों ने फाहियान पढ़ा,
फाहियान के बाद हम लोगों ने इत सिंह पढ़ा, और ये हमारे डी मतलब चौथे नंबर के थे अलबरूनी, तो इनके बारे में मैंने पढ़ा। अब देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं। ये हैं मार्को पोलो, ये इटली से आए थे और इन्हें क्या कहा जाता है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्होंने यात्रा की थी, चीन वगैरह की भी यात्रा इन्होंने की थी, तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार इनके विषय में यही इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में रानी रुद्रमा देवी, जो काकतीय वंश की रानी थी, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन मतलब कि पुरुषों के रूप में बिताया, पुरुषों के रूप में बिताने का अर्थात उन्होंने शासन, मतलब उनके विषय में कोई ये नहीं जानता था कि ये एक स्त्री हैं, सब ये समझते थे कि ये एक पुरुष हैं, क्योंकि अगर ये होता कि स्त्री शासन कर रही है तो जैसे रजिया सुल्तान के काल में हुआ था, वैसे ही इनके भी गृह क्षेत्र, इनके भी घर में गृह युद्ध छिड़ जाता, इनके भी राज्य में गृह युद्ध छिड़ जाता, छिड़ने की संभावना होती। इसीलिए ये जो है दरबार में पुरुषों के रूप में ही जो है सब कुछ करती थी, कार्यवाही वगैरह पुरुषों के रूप में होती थी। तो मार्को पोलो, ये मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। और ये कहाँ थे, ये पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के समय में आए थे, तो मार्को पोलो हो गए। अब यहाँ देखिए इब्न बतूता, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इनके बारे में पहले ही जान लिए, पूर्वी यूरोप एवं रूस को छोड़कर इन्होंने संपूर्ण एशिया की यात्रा कर डाली थी, अर्थात 1,21,000 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी। 1,21,000 किलोमीटर की यात्रा इब्न बतूता ने की थी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है रहला। इनके बारे में एक और ये खास बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना काजी नियुक्त किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में और सब दरबारियों को भड़काने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था। लेकिन बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, आई थिंक चीन था, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इब्न बतूता। अगला देखिए हम लोग का जो है वो है निकोली कोंटी। इनके देखिए ये आया था एग्ज़ाम में, यूपीएससी में ये पूछा था। तो निकोली कोंटी, ये देवराय प्रथम अर्थात देखिए जैसे कि जो विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य, तो जो विजयनगर साम्राज्य थे हमारे मध्यकाल का इकलौता हिंदू साम्राज्य, विजयनगर जो साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था हम लोगों का संगम वंश, तो संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। इसी वंश में एक राजा हुए थे देवराय प्रथम, और संगम वंश के बाद आया था शालू वंश, और उसके बाद तुलु वंश आया था, और इसके बाद आया था अरिमेडु वंश। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तुलु वंश में राजा कृष्णदेव राय, जिनके अष्ट दिग्गज में तेनालीराम जी थे। तो मैंने ये बता दिया यहाँ पे, आप लोग इसको याद रखिएगा कि देवराय प्रथम अर्थात संगम वंश के, तो उनके शासनकाल में निकोलो कोंटी यहाँ पे आया था, और उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या कहा है देखिए। ये यूपीएससी में ये कथन पूछा था कि ये कथन किस विदेशी यात्री ने कहा है। नगर का घेरा 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली जाती हैं और नीचे की ओर घाटियों को घेरे हुए हैं। तो ये कथन पूछा था, ये कथन दे दिया था, और पूछा गया था कि किस विदेशी यात्री ने कहा है। तो निकोली कोंटी ने कहा था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये कहा था कि नगर का घेरा 60 मील है, इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं और नीचे की ओर घाटियों को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने अलबरूनी देखा, मार्को पोलो देखा, इब्न बतूता भी हम लोगों ने पढ़ लिया, निकोलो कोंटी भी। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सो माइंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट यहाँ करके पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित हैं। सो देखिए, जो हमारे अगले विदेशी यात्री हैं, भाई बंधु हैं, वो हैं अब्दुल रज्जाक। ये देवराय तृतीय भी उसी संगम वंश से हैं जो विजयनगर साम्राज्य पे पहले शासन किया था। तो ये क्या है, ये फारसी यात्री थे अब्दुल रज्जाक, जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ, जमोरिन से आपको कुछ याद आया, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट के पास, किस यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया। शाहरुख मतलब फारस में कोई राजा रहा होगा जिसका नाम शाहरुख रहा होगा, वो उनका राजदूत बनकर यहाँ आया। तो अब्दुल रज्जाक देवराय तृतीय शासनकाल में भारत आया। आप लोग ये याद रखिएगा। इसने देखिए क्या लिखा है,
विजयनगर साम्राज्य के बारे में, मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना कोई देखा है और ना सुना है। तो आप लोग इस कथन पर गौर कीजिए, क्योंकि ये कथन अभी पूछा नहीं गया है, क्या पता ये पूछ जा सके। तो इसको किसने कहा था? अब्दुल रज्जाक ने कहा था। जो हमारे नेक्स्ट विदेशी यात्री हैं वो हैं बारबोसा। ये कृष्णदेव राय अर्थात तुलुक वंश, तेनालीराम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो बारबोसा कृष्णदेव राय जी के शासनकाल में ये आए थे। इन्होंने क्या, ये जो अल्बुकर्क हैं, जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, उसके द्विभाषीय के रूप में काम करते थे। द्विभाषीय का अर्थ आप लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मोदी जी हैं, तो अगर मान लीजिए उनको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही, चीनी लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो चीनी लैंग्वेज जानता है और इंडियन लैंग्वेज भी पता है। सो वैसे ही द्विभाषीय के रूप में ये काम करते थे। और ये महमूद बेगड़ा के बारे में मैंने आप लोग को बताया है कि जब जो है दिल्ली पर तुगलक वंश जो है कमज़ोर हुआ तैमूरलंग के आक्रमण के बाद 1398 में, तो बहुत सारे राज्य स्वतंत्र हो गए, जिनमें से बंगाल, गुजरात, मेवाड़, मालवा, जौनपुर और कश्मीर था। तो ये जो यहाँ पे थे गुजरात, तो गुजरात में ही जो शासक थे महमूद बेगड़ा, तो इनके समय में गुजरात का भ्रमण किया था। और बारबोसा ने इनके महमूद बेगड़ा के विषय में एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है कि इनको बचपन से ही जहर दिया गया था। जहर देने का मतलब इतना ज़्यादा इनके शरीर में विष हो गया था कि अगर कोई मक्खी इनके शरीर पे बैठ जाती थी तो कुछ समय बाद वह फूलकर मर जाती थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा महमूद बेगड़ा के विषय में। और इनसे एक और जानकारी भी मिलती है, क्योंकि विजयनगर भाई हिंदू साम्राज्य था, तो स्वाभाविक सी बात है उस समय देखिए सती प्रथा का भी वहाँ पे साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है। तो विजयनगर में सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ये किसने, विदेशी यात्री ने कहा है? बारबोसा ने। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। जो हमारे नेक्स्ट विदेशी यात्री हैं ये हैं डोमिंगो पायस। ये भी कृष्णदेव राय के समय में ही आए, मतलब तुलु वंश के समय में। इन्होंने क्या कहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में? रोम के समान वैभवशाली और देखने में अत्यंत रमणीय पाया, यह विश्व का सर्वोत्तम नगर है। डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये कहा है कि रोम के समान वैभवशाली और देखने में अत्यंत रमणीय है, यह विश्व का सर्वोत्तम नगर है। आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए आप लोग को 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए और उन्होंने किस राज्य के बारे में क्या कहा है। और अगर इम्पोर्टेंट है तो उनकी पुस्तक का भी नाम लर्न कर लीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे जिस विदेशी यात्री की पुस्तक जो थी उसी का मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यह है फादर एंथोनी मोंसेरात। इनके विषय में एक बार क्वेश्चन आया था। फादर एंथोनी मोंसेरात, ये जो फादर एक्वाविका थे, एक्वाविवा के साथ ये फादर एंथोनी मोंसेरात ये अकबर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में क्वेश्चन ये आया था कि अकबर ने जब काबुल अभियान किया था, महाराणा प्रताप के समय में, तो काबुल अभियान जब किया था तो उनके साथ कौन से विदेशी यात्री थे? तो काबुल अभियान के दौरान यही थे। ये क्वेश्चन था। अकबर के काबुल अभियान के दौरान फादर एंथोनी मुंशीरत आए थे और ये फादर एक्वाविवा के साथ अकबर के दरबार में आए थे। अच्छा, जो फादर एक्वाविवा थे ये इनके साथ यहाँ पे तो आए थे फादर एंथोनी मोंसेरात, लेकिन जब ये चले गए तो ये यहीं पे कुछ समय के लिए रुक गए थे। आप लोग ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसी क्रम में जो हमारे अगले महत्वपूर्ण विदेशी यात्री थे, भाई बंधु थे, वो थे ट्रेवेनियर। ये शाहजहाँ के शासनकाल में आए थे। इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा की थी, सोचिए। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवर्नियर और वैसे ट्रेवर्नियर। तो इन्होंने ट्रेवल्स इन इंडिया से क्या हम लोग को जानकारी मिलती है कि शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से वर्णन हम लोग को अगर मिलता है तो वो ट्रेवल्स इन इंडिया में मिलता है। तो देखिए हम लोगों ने किसके विषय में पढ़ लिया। हम लोगों ने स्ट्रैबो के विषय में पढ़ लिया। जियोग्राफी का इनकी पुस्तक का नाम है। मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने लिखा है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। इत्सिंग, यहाँ पे अलबरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकोलो कोंटी,
अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, डोमिंगो पायस, फादर एंथोनी मोंसेरात और ट्रेवरनियर, इनके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो आप लोग अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर सीरियल वाइज देख लेंगे और चीज़ों को याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप लोगों को 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो इसके पहले वीडियोस अपलोड किए हैं, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री में प्रशासन से ज़्यादा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और उच्च अधिकारियों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिमिटेड ही मैंने यहाँ पे कवर किए थे। यहाँ पे 12 या 13 विदेशी यात्री को मैंने कवर किया था। मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें टोटल जितने भी एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनके विषय में एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन वो बहुत ही संक्षिप्त होगा। उसमें केवल ये होगा कि किस राजा के दरबार में थे और किस सन में आए थे। अगर आप लोग इन सबको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि ये सब विदेशी यात्री के वृत्तांत से यूपीएससी में हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक बार तो यही पूछ लिया गया था एक छोटे से एग्जाम में कि ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किस विदेशी यात्री की है। सोच लीजिए अब, ट्रेवल्स इन इंडिया, ये जो बुक है ट्रेवल्स इन इंडिया, ये ट्रेवरनियर द्वारा लिखी गई थी और यही इतना छोटा सा क्वेश्चन था। और इससे ये भी एक बार किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया था कि ये ट्रेवल्स इन इंडिया से किसके बारे में क्या पता चलता है। तो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से वर्णन, हम लोग जो पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ शासन किया इतना, वो सब हम लोग को इसी से पता चलता है। स्रोत यही रहता है कि ट्रेवल्स इन इंडिया, और भी बहुत से स्रोत हैं। तो और ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। तो आप लोग थोड़ा गौर से इस टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि आने वाली यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम में और भी छोटे अन्य एग्ज़ाम्स में इन सब से क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।